नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात आज नेहरू की, नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज की नहीं, बल्कि नेहरू एक खोज की, क्योंकि मौजूदा राजनीति नेहरू को नए तरीके से गढ़ना चाहती है, परिभाषित करना चाहती है और अपनी बिसात पर वजीर से प्यादा भी बनाना चाहती है। मुश्किल है ये, लेकिन क्या कीजिएगा। याद कीजिए उस दौर को। एक वक्त महात्मा गांधी ने कहा था कि 125 बरस मेरी जीने की इच्छा थी, और संयोग है आज की तारीख में अगर नेहरू जिंदा होते, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी जिंदा होते, तो 125 बरस के ही होते। लेकिन नेहरू की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि 125 बरस के बाद नेहरू आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं, उनको चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक ऐसी बिसात इस देश में बिछ रही है जिसमें हर कोई नेहरू पर एक नई खोज शुरू करना चाह रहा है। The strength of my country is going to be, apart from economic health and progress, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद यह साफ था कि अब हिंदुस्तान की तकदीर के सबसे बड़े रचयिता जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। And to secure to all its citizens, आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू, स्वप्नदर्शी नेहरू, गांधी के सपनों के भारत को विकास के पैमाने से जोड़ने वाले नेहरू। उस सपने को नेहरू ने बार बार हिंदुस्तान से साझा किया कि एक आजाद मुल्क में कोई बड़े सवाल हल नहीं हो सकते जब तक कि आम जनता का उसमें पूरा हल करने में सहयोग न हो और मदद न हो। क्योंकि पहला फर्ज आपका यह है, हमारा और आपका हर एक का, कि हिंदुस्तान की खिदमत कुछ न कुछ करें। 17 साल तक नेहरू के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं मिली। लोग नेहरू में गांधी की विरासत को देखते थे। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू का प्रतिद्वंदी बताया जाता रहा, उन्होंने भी नेहरू में अपना और अपने देश दोनों का नेता देखा। लेकिन बीतते दौर के साथ नेहरू की शख्सियत और पटेल के साथ नाइंसाफी पर सवाल उठने लगे। इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते। 2014 के आम चुनाव में मुद्दे तो कई थे, लेकिन विकास, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मसलों के समानांतर नेहरू भी जाने अनजाने एक मुद्दा बन गए। सच कहें तो इस लड़ाई को नेहरू बनाम पटेल की शान पर चढ़ाकर इंडियन बनाम भारतीय बना दिया गया। इसकी आहटें पहले भी सुनाई पड़ती थीं और खुद नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने पूरब और पश्चिम के इस नाते की नई परिभाषा गढ़ी थी। Being educated in rather a Western way, he was deeply influenced by Western culture and ideas. And yet, the more he was influenced, somehow the more Indian he became. लेकिन जब देश अपने सबसे महान प्रधानमंत्री नेहरू की 125वीं सालगिरह मना रहा है, तो उनकी यादें सरकारी दफ्तरों, संस्थानों से लेकर स्टेडियम तक पहुंचते पहुंचते कहीं विलाप में बदल जाती हैं, तो कहीं आलोचना में। और मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं सचमुच आज के अवसर पर उनके बड़प्पन की मैं चर्चा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक दिन मुझसे चर्चा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का के जन्मदिन का 125वां वर्ष आ रहा है राजनाथ जी, कुछ करना चाहिए। मैं सचमुच में बतलाऊं कि मैं हतप्रभ था, मुझे यह कल्पना नहीं थी। मुझसे चर्चा की थी, मैंने तुरंत अपनी सहमति दी। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़ी बात आपने सोची है, भले ही वो हमारे राजनीतिक विरोधी क्यों न रहे हो, इस काम को करना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्र पुरुष थे। and to secure to all its citizens, सियासत की महाभारत में आज नेहरू की विरासत पटेल के साथ उनके संघर्षों की कहानी में बदल दी गई है। लेकिन 67 साल पीछे मुड़कर देखें तो नेहरू निर्विवाद रूप से देश के नेता बन चुके थे। 1 अगस्त 1947 को नेहरू ने पटेल के नाम एक चिट्ठी लिखी थी।
कुछ हद तक औपचारिकताएं निभाना जरूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूं। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं। जवाब में 2 दिन बाद 3 अगस्त को पटेल ने नेहरू को पत्र लिखा। आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी। आपको उस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी, जिसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के अन्य किसी पुरुष ने नहीं किया है। हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट और अखंड है और उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में मेरे लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। पटेल की चिट्ठी ये बताने के लिए काफी है कि नेहरू की रहनुमाई में काम करने से उन्हें कोई रंज नहीं था। खुद नेहरू की शख्सियत में जितना करिश्मा था, उतने ही विवाद भी। लेकिन एक नया भारत बनाने की तड़प इन सब से कहीं ज्यादा थी। इसीलिए चाहे गुलामी के बीच आजादी की लड़ाई रही हो या आजाद भारत को खुशहाल बनाने का सपना, नेहरू ने जो कुछ किया उससे वो खुद भी संतुष्ट थे। My life, a very large part of it, but generally it's a satisfying life. That is, satisfaction really comes when one can fit in one's thought with one's action. ढलती उम्र में भी हर रोज 15 घंटे काम करने वाले नेहरू से भारत को बहुत कुछ मिला। एक लोकतांत्रिक देश, एक उदार समाज, दुनिया की नजरों में एक सम्मानित राष्ट्र। लेकिन इस राष्ट्र को बनाने में कुछ खामियां भी रह गईं। गांधी, नेहरू और पटेल, बहुत तेरे किस्से हैं, लेकिन हम एक किस्सा आपको सुनाते हैं। गांधी फिल्म बनाने वाले रिचर्ड एटनबरो ने नेहरू जी से समय मांगा। समय 15 मिनट का मिला, लेकिन बात महात्मा गांधी पर चल निकली और बात होते होते 3 घंटे गुजर गए। एटनबरो जब चलने लगे तो नेहरू ने उनसे कहा, गांधी को इंसान की तरह ही दिखाना, भगवान की तरह नहीं। लेकिन देखिए, वक्त इस दौर में आकर खड़ा हो गया है कि नेहरू के बाद इसी देश में नेहरू को ही भगवान बना दिया गया और अफसोस यह है कि उनकी कमियों को एक इंसान की गलती के रूप में देखा ही नहीं गया, चाहे चीन का सवाल हो या फिर कश्मीर का। ये उस भावुक प्रधानमंत्री का दर्द था जिसने चीन पर भरोसा किया और बदले में मिला तो युद्ध का खंजर। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति पर चीन सबसे बड़ा सवालिया निशान बनकर अब तक चिपका है। एक तो डर की भावना थी पूरे देश में, दूसरा ये था कि ये हुआ कैसे कि हम तो इतने बड़े मुल्क हैं और हम कहते थे कि सारी दुनिया में हमारी दोस्ती है, और नेहरू साहब ने यह भी कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। पर ये देखिए, ये सब हो रहा है, किसी ने हमारी तरफ कोई मदद की हाथ नहीं उठाया। Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेहरू प्रधानमंत्री तो 1947 में बने, लेकिन उससे काफी पहले वो एक लेखक थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, राजनेता थे और विदेशी मामलों के इतने बड़े जानकार कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय महात्मा गांधी ने उन्हें विदेशी मामलों में अपना गुरु बताया था। अपने गुरु से मिली ये पदवी नेहरू के लिए एक बड़ी चुनौती भी थी। इसीलिए आजादी की घड़ी करीब आई तो नेहरू ने नए भारत की तस्वीर भी साफ कर दी थी। कितने बरस हुए कि हमने क्रिसमस से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद, खुद मुख्तार असेंबली होगी और हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें। नेहरू बहुत जल्दी में थे। एक भूखा नंगा अनपढ़ देश उन्हें विरासत में मिला था। इसको सजाने संवारने के सिलसिले में उन्होंने कई बड़े फैसले किए। पैदावार बढ़ाने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए भाखड़ा नांगल, हीराकुड
और नागार्जुन सागर जैसे बांध बनवाए। उद्योगों के लिए दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में प्लांट लगवाए। जीरो से नीचे पहुंचे विकास दर में उछाल लाया। नया परमाणु कार्यक्रम तैयार करवाया। एक तरफ घरेलू मोर्चों पर तरक्की की नई दास्तान लिखनी थी, तो विदेश नीति को भी नई शक्ल देना बड़ी चुनौती थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए शीत युद्ध के दौर में नेहरू ने भारत को अमेरिका बनाम सोवियत संघ की लड़ाई से दूर रखा, तो चीन जैसे पड़ोसी से दोस्ती बढ़ाई। हालांकि वही दोस्ती नेहरू के लिए सबसे महंगी पड़ी, उनकी छवि के लिए भी, सेहत के लिए भी और देश के लिए भी। Far more of a poet than a politician. Someone has said that out of a person's quarrels with society comes out literature, but out of one's inner conflict comes out poetry. So I think in my father both these were there. नेहरू का जन्म भले ही इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था, लेकिन वो रहने वाले थे कश्मीर के। कश्मीर से उनका एक भावुक रिश्ता था। इसीलिए बंटवारे के साय में जब जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तब जवाबी कार्रवाई में मजबूत होने के बावजूद नेहरू ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। साथ ही कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में डाल दिया। अफसोस ये है कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल थापड़ साहब उस वक्त के वहाँ पहुँचे हुए, आपके एलपी सेन, आपके आर्मी कमांडर पहुँचे हुए, और वो सब इतने डरते थे कौल साहब से, क्योंकि वो रिश्तेदार थे प्रधानमंत्री जी के उस समय के, कि उन्होंने तो जो है कोई भी डिसीजन लेने से इनकार कर दिया। इन गलतियों का साया आज भी नेहरू पर मंडराता है। विरोधी उनकी पूरी शख्सियत को कश्मीर और चीन के तराजू पर तौलते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि नेहरू भी एक मानव थे। कह सकते हैं कि महामानव, लेकिन भगवान नहीं, जैसा कि उन्होंने खुद महात्मा गांधी के बारे में कहा था। नेहरू मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, कोई व्रत भी नहीं रखते थे, लेकिन 1954 का एक वाकया हम आपको बतलाते हैं। जब कुंभ हुआ, इलाहाबाद गए, लाल बहादुर शास्त्री साथ थे। उन्होंने कहा कि आप कुंभ में डुबकी लगा लीजिए, मौनी अमावस्या का दिन है और इस देश में बड़ी आस्था है इस बात को लेकर। नेहरू ने कहा, दरअसल गंगा मेरे लिए एक इतिहास की नदी है और मेरे अस्तित्व और देश के अस्तित्व से जुड़ी हुई है, लेकिन कुंभ का दिन है, कुंभ का वक्त है, मैं इसमें डुबकी नहीं लगाऊंगा। वैसे मुझे नहाना अच्छा लगता है। जी, वो अंधविश्वास के भी खिलाफ थे। के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से प्यार इतना था कि उन्हें उस दौर में ही चचा नेहरू बच्चे कहने लगे। उनके जन्मदिन पर ही 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है और उस नेहरू नुमा बाल प्रेम की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी दिखती है क्या? बस करो, तुमने चिड़ियाओं का कहा था। कितनी चिड़ियाएं दुनिया में, हजारों लाखों किस्म, कितनी चिड़ियाओं को तुम पहचान, उनकी आवाज सुन के बता दो, देखो ये कोयल बोली है, ये बोला है, वो। बच्चों के बीच बच्चे बन जाते थे चाचा नेहरू। इतिहास के खुरदुरे पर्दे पर कई भूमिकाएं निभा चुके नेहरू की एक भूमिका ये भी थी। यहाँ दुनिया के खुर्राट राजनेताओं से सजी महफिल नहीं, ना ही संसद में विरोधियों का हमला, बल्कि मासूमियत की ये वो दुनिया है जिसमें नेहरू को सबसे ज्यादा मजा आता था। He was deeply sensitive. In fact, I would say he was far more of a poet than a politician. एक रईस और अमीर बैरिस्टर के घर में जन्मे जवाहरलाल का बचपन सुख सुविधाओं के बीच गुजरा, लेकिन इस नेहरू का मिजाज बिगड़ा नहीं, बल्कि हर बच्चे की बेहतरी उनकी आंखों में एक सपना बनकर तैरने लगी। आज उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी भी बढ़ा रहे हैं। तभी तो 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देने के बाद वो नीचे उतरे तो सीधे बच्चों के बीच चले गए। दरअसल नेहरू की निजी जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव के बीच गुजरी। 1916 में कमला नेहरू से उनकी शादी हुई और 1917 में बेटी इंदिरा का जन्म हुआ। उसके बाद ही उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। लेकिन नेहरू की जिंदगी में सबसे दुखद मोड़ तब आया जब 28 फरवरी 1936 को उनकी पत्नी कमला नेहरू की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। नेहरू की निजी जिंदगी में बची तो उनकी बेटी इंदिरा। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नेहरू जब तब अपनी बेटी के दोनों बेटों राजीव और संजय के साथ वक्त गुजारते थे। इतिहास के विशाल आंगन का एक कोना उन्होंने अपनी बेटी और नातियों के लिए निकाल रखा था। बच्चों के साथ जवाहरलाल नेहरू की निकटता, दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि तीन मूर्ति में रहने के दौरान जवाहरलाल नेहरू अक्सर सुबह जब घर से बाहर निकलते थे तो तमाम अधिकारी बच्चों को वहां जमा कर देते थे। नेहरू बच्चों के साथ चंद मिनट बिताकर ही गुजरते थे। लेकिन एक दूसरा किस्सा हम आपको दिखाएंगे।
महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर नेहरू की पहचान जरूर थी, लेकिन 1934 में जब भूकंप आया तो उस वक्त महात्मा गांधी ने एक टिप्पणी की थी कि यह हमारे छुआछूत के पापों का फल है। लोग सकते में थे कि महात्मा गांधी ने क्या कह दिया, लेकिन उनके सबसे बड़े शिष्य ने महात्मा गांधी का विरोध किया और जवाहरलाल नेहरू का ये तेवर तब की युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आया था। उसके कुछ दिनों बाद नेहरू ने देश का दौरा किया तो सारा देश मानो उनकी एक झलक देखने के लिए ही पागल हो गया। 1952 का जब पहला आम चुनाव हुआ, उस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े नायक और चुनाव के रणनीतिकार नेहरू ही थे। विपक्ष के नाम पर सन्नाटा था और कांग्रेस पार्टी नेहरू की विशाल शख्सियत के साए में छोटी पड़ने लगी थी। उसी का नतीजा था कि नेहरू को 2/3 बहुमत मिला। दरअसल जमाने को रिझाना तो नेहरू काफी पहले ही जान चुके थे। 1936 में गुलामी के दिनों में भी जब प्रांतीय चुनाव हो रहे थे, तब के अपने अनुभव के बारे में नेहरू ने लिखा था, 4 महीने में मैंने करीब 50,000 मील का सफर तय किया था। मैंने ये सफर हवाई जहाज में, रेल में, मोटर कार में, मोटर लारी में, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ऊंट, घोड़ा, स्टीमर, नाव और पैदल तय किया। अपने साथ लाउड स्पीकर रखता था। कभी कभी भीड़ 1 लाख के करीब होती थी, लेकिन आमतौर पर प्रत्येक सभा में 20,000 सुनने वाले तो होते ही थे। जिस नेहरू में आजाद भारत के लोग अपना भविष्य देखते थे, उनके इस दुनिया से गुजरे 50 साल हो गए हैं, लेकिन नेहरू की प्रासंगिकता इतनी बड़ी है कि आज भी वो चर्चा में है। समर्थन के बीच, विरोध के बीच।